हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। हमारे देश में एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है जिस पर चाहे इंडिया के इन्वेस्टर हों या लोग सब ट्रस्ट करते हैं। उसी को दुनिया के सबसे बड़े इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट ने अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दिया। जेफरीज के क्रिस्टोफर वुड, जो 30 साल से अपनी रिपोर्ट ग्रीड एंड फियर लिखते हैं, उन्होंने 7 अगस्त को अपना पोर्टफोलियो बदला और एचडीएफसी बैंक को बाहर निकाल दिया, पीबी फिनटेक को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह एमसीएक्स, लेंसकार्ट और बजाज फाइनेंस को क्या किया, 4% की वेटेज दे दी, यानी अंदर ले आए। तो सवाल ये है कि एचडीएफसी जैसा बड़ा नाम को क्यों निकाला, समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले एचडीएफसी बैंक की रियल केस स्टडी मैंने बनाई है, हमारे मेन चैनल पे आपके सामने दिख रही है। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तब आप ये वुड की कहानी को समझ पाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो देखिए, ये साल एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर के लिए अच्छा नहीं रहा। 31 दिसंबर 2025 को शेयर 991 के करीब था। 5 अगस्त 2026 तक 735 के करीब, 26% की मोटा मोटा गिरावट है। और इसी साल अगर आप देखें तो 18 मार्च 2026 को एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन जो अंटानु चक्रवर्ती जी थे, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया और अपनी रेजिग्नेशन में उन्होंने लिखा कि बैंक के अंदर पिछले 2 सालों में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो उनके पर्सनल वैल्यू और इथिक्स के साथ मैच नहीं करती है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि भैया रियल मामला क्या है ना। मतलब थोड़ा कोड में बात हो गया और इस लेटर ने मार्केट में भूचाल ला दिया, क्योंकि एचडीएफसी बैंक मतलब मेरा साफ सा मानना है विश्वास का दूसरा नाम। अब भूचाल आया, स्टॉक भी गिर गया, ठीक है, मतलब 2-3 दिन तक स्टॉक गिरा। फिर आरबीआई ने के मिस्त्री को 3 महीने के लिए इंटरिम चेयरमैन बनाया। सेबी ने भी इस रेजिग्नेशन लेटर की जांच शुरू की, ये देखने के लिए कहीं डायरेक्टर लेवल डिस्क्लोजर रूल तोड़ा तो नहीं गया है। बैंक ने खुद भी क्या किया, एक्सटर्नल लॉ फर्म हायर कर ली इसकी जांच के लिए। जो मैंने बोला ना, वो वीडियो देखोगे तो ये पूरी कहानी पता चलेगी और हमें एज एन इन्वेस्टर सब पता होना। बाद में चक्रवर्ती जी ने क्लैरिफाई किया कि कोई गलत काम नहीं हुआ है, सिर्फ आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। आरबीआई ने भी कहा कि बैंक अच्छी तरीके से कैपिटलाइज है और कोई मटेरियल गवर्नेंस का कंसर्न नहीं है। अब देखो बात क्या है, आरबीआई ने भी कहा अच्छा है, उनकी भी जांच सही है, मतलब सही मतलब सब कुछ अच्छा है ऐसे। लेकिन इस पूरे एपिसोड के बाद से एचडीएफसी बैंक का स्टॉक कभी रिकवरी नहीं कर पाया, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने भैया ट्रस्ट कमाया था। और देखो, ट्रस्ट बनने में सालों लगते हैं, जाने में 1 मिनट। अब इसके पीछे पता है कुछ वजह आती है। पहला, एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद बैंक को अपनी ग्रोथ जो फंड करने के लिए महंगे डिपॉजिट और बोरोइंग पे ज़्यादा डिपेंड करना पड़ा, जिससे कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गया। दूसरा, मार्जिन पे दबाव, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी बैंक अपने लोन से कितना मुनाफा कमा रही है, वो प्री मर्जन लेवल से गिरकर 3.3% के पास आ गया। मतलब लोन बुक तो बढ़ा ही, लेकिन उसी हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ा, राइट। अब तीसरा, जो गवर्नेंस का कहानी था कि भैया सही तरीके से नहीं है, ये है वो है, रेजिग्नेशन भी मिस्ट्री माना गया। सेबी की जांच ने कहा कि भैया इतने बड़े बैंक पर मतलब सेबी जांच कर दी, तो इन्वेस्टर का इशू हिल गया। वुड ने अपने लेटेस्ट नोट में एचडीएफसी बैंक की कोई स्पेसिफिक वजह नहीं डाली। अब देखो, वो तो उनकी मर्जी थी डालना नहीं डालना, बट उन्होंने डाली नहीं। लेकिन अब समझो कि किसी का भी इतने सालों से ट्रस्ट हो और वो निकाल दे, और वो भी ग्लोबल इन्वेस्टर, तो डर तो आ ही जाता है ना। तो यही कहानी। लेकिन वहीं पर एक ट्विस्ट आया। इनका एक पुराना आशिक कह लो, या नहीं आशिक कहना गलत होगा, ये एक पुरानी चीज़ से प्यार करते थे जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। वो प्यार इनकी ज़िंदगी में वापस आ गया। कैसे, बताता हूँ। अरे वीडियो लाइक कर दो और फॉलो कर लो। एचडीएफसी बैंक की जगह 2 नाम आए, उनमें सबसे दिलचस्प बजाज फाइनेंस था। और ये नया प्रेम नहीं है, 2015 से 2020 तक ये उनके पोर्टफोलियो में था 551% का रिटर्न, और अब वापस 4% वेटेज के साथ आया। मतलब वेटेज भी इंपॉर्टेंट रखता है भैया, 4%। लेकिन आपको एक मजेदार चीज़ बताऊं, इसी हफ्ते 6 अगस्त को आरबीआई ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल निकाला जिसमें एनबीएफसी को सिर्फ फिक्स्ड टर्म लोन देने की बात कही। क्रेडिट कार्ड जैसी रिवॉल्विंग फैसिलिटी, जहां पैसा निकालो जमा करो फिर निकालो, वो बंद करने का प्रस्ताव था। अब बजाज फाइनेंस तो इसी मॉडल पे बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाया है, और इस वजह से अगर आपको पता हो तो फ्राइडे को बजाज फाइनेंस का शेयर गिर गया। अब ये पूरी कहानी क्या है, अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बजाज फाइनेंस ज़रूर लिख देना, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या किया है, 28 फरवरी तक फीडबैक मांगा है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ, ये मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आपको पता ही ना, सेबी आरबीआई रोज़ नई नई चीज़ें कर रही हैं आप लोगों के भलाई के लिए। तो वहाँ पर ये कहानी है।
अब यहाँ पर आती है एक और चीज़, REC लिमिटेड जो एक अच्छा शेयर है वो भी बाहर हुआ, लेकिन मुनाफा कमाकर दिसंबर 2022 से अब तक 228% का रिटर्न मिला। उसकी जगह MCX आया। अब MCX भी एक मोनोपोली है, कमोडिटी ट्रेडिंग, बेहतरीन शेयर, तो जो इंडिया का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है, और लेंसकार्ट जो छोटे शहरों तक अपने पाँव को पसारने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं पर इटर्नल यानी जोमेटो का वेटेज 5% हुआ है और भारती एयरटेल का घटा के 4%। तो आप देखो कितना वेरिएशन आया है, और एक डाइवर्सिफिकेशन का खेल है, राइट। मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, ये क्या हुआ है बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्लियर बता दूँ। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि HDFC बैंक हटने का मतलब ये नहीं है कि वो बैंकिंग से भाग रहे हैं। पूरे पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल सेक्टर का अभी भी उनके पास काफ़ी बड़ा हिस्सा है, 26%, ये कभी मत भूलिएगा, ठीक है। और वहाँ पर SBI लाइफ, अदानी पोर्ट और GMR एयरपोर्ट पर अभी 6% के वेटेज के साथ टॉप पे है। तो भाई कहानी ये है कि HDFC बैंक कहीं ना कहीं एक बुरे वक्त से गुजर रहा है। अब देखना होगा ये कैसे बाउंस बैक करता है, लेकिन एक ग्लोबल इन्वेस्टर का भरोसा टूटना एक डर पैदा करता है कि कहीं ये चेन की शुरुआत ना हो जाए। चेन की मतलब एक का भरोसा टूटा, फिर किसी और का ना टूटे, फिर किसी और का ना टूटे, तो वो एक पूरा डर का माहौल आ जाता है। बस मुझे फॉलो करते रहिए, चीज़ें मैं बताता रहूँगा, और वीडियो को शेयर करके प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू।